नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का फोर्स परिवार में। मैं राजधानी आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आगामी परीक्षाओं को देखते हुए आप सभी के लिए आज से हम लोग हिंदी स्पेशल आप लोगों के लिए एक कक्षा आरंभ करने वाले, जिसमें आप लोगों को हिंदी के इतिहास से लेके इसका जो अभी वर्तमान में जो विकास चल रहा है यहाँ तक का पूरा आप लोगों को एक एक टॉपिक आप लोगों को पूरा का पूरा आप लोगों को कंप्लीट करवाया जाएगा। जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश एसआई के लिए जो 70 नंबर का आप लोगों को हिंदी पूछा जाता है, यदि आप लोग नियमित रूप से जो हम लोग वीडियो बनाएंगे और आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाएंगे, अगर इनका नियमित तौर पर आप लोग अध्ययन करोगे तो 70% आप लोगों को 70 में से 70 नंबर आपको आएंगे। सेकंड हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, आप लोग मध्य प्रदेश पीएससी की अगर तैयारी करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को जो 5वें नंबर का जो पेपर रहेगा और 6ठे नंबर का जो पेपर रहेगा, इसमें 200 नंबर का आपको 5th नंबर का पेपर होता है, जिसमें हिंदी स्पेशल आप लोगों को पूछी जाती है। और 6ठे पेपर में आप लोगों को 100 नंबर का निबंध लेखन आपको पूछा जाता है। और निबंध आप लोग तभी लिख पाते हो जब आप लोगों का भाषा शैली के ऊपर एक अच्छा कमांड होता है, तो आप लोग एक अच्छे वे में और एक अच्छे रूप में आप लोग निबंध लिख पाओगे। साथ में यदि हम लोग जीवन की बात करते हैं तो जीवन में भी भाषा का एक अति महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि आप लोगों की भाषा के ऊपर एक अच्छी कमांड होती है तो आप लोग जिस स्थान पर रह कर के कार्यशील होते हो, वहाँ के आसपास के लोग आप लोगों के फेवर में आ जाएंगे, या फिर हम लोग कहेंगे उनके दिलों के ऊपर आप लोग राज करने लगोगे। इसको हम लोग हमारी भाषा में व्यवहार कहते, और व्यवहार की उत्पत्ति भाषा से ही होती है। तो हम लोग कहेंगे कि भाषा शैली या भाषा या हिंदी भाषा, इसका जीवन के सभी पहलुओं में एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसको हम लोग क्रमानुसार एक के बाद एक टॉपिक को हम लोग ये विधिवत रूप से क्या करेंगे, संचालित करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। पहला जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वो देखेंगे हिंदी का इतिहास। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हिंदी को जो सिलेबस है, हिंदी का जो सिलेबस है, उसको हम लोगों को किस प्रकार से और किस क्रम से हम लोगों को पढ़ना चाहिए, ताकि एक व्यवस्थित जो चीज़ें हैं वो हमको प्राप्त हो। और जब व्यवस्थित चीज़ें हमको प्राप्त हो तो व्यवस्थित हमारा अध्ययन हो, और व्यवस्थित जब अध्ययन हो तो व्यवस्थित हम लोगों को चीज़ों के बारे में जानकारी हो, और हम लोग एक दूसरे से लिंक करके हम लोग समझ पाए। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग जानेंगे कि हिंदी में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हिंदी के संदर्भ में हम लोग देखेंगे हिंदी का जो इतिहास है, हिंदी का इतिहास अर्थात जो भाषा है, इस भाषा की शुरुआत कहाँ से होती है, किस प्रकार से होती है, इन सभी पहलुओं के बारे में हम लोग इस वाले टॉपिक में अध्ययन करेंगे। ये जो टॉपिक है मध्य प्रदेश एसआई के लिए लगभग 6 से 7 प्रश्न यहाँ से आप लोगों को पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? लगभग 6 से 7 प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है। दूसरा हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे क्या, हिंदी के वर्णमाला के बारे में, हिंदी वर्णमाला के बारे में। और हिंदी वर्णमाला में आप लोगों को वर्णों के बारे में सामान्य जानकारियाँ होना चाहिए कि कौन सा वर्ण किस प्रवृत्ति का है, इसकी विशेषता क्या क्या है। यहाँ से आप लोगों को 1 या 2 प्रश्न आपको अधिकतम पूछे जाते हैं। लगभग 2 प्रश्न तक के चांसेस होते हैं वर्णमाला के। जब वर्णमाला आप लोग पढ़ लेते हो तो वर्णमाला के बाद में आप लोग देखोगे शब्द। क्या देखोगे? शब्द। अब शब्द में हम लोग 3 प्रकार से शब्दों का जिक्र करेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग क्या, शब्द का वर्गीकरण पढ़ेंगे। वर्गीकरण में हम लोग देखेंगे कि इतिहास के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इतिहास स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रचना बनावट और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, और रूप या रूप के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। इन तीनों चारों बातों का जिक्र हम लोग यहाँ पर करेंगे।
सेकंड हम लोग यहाँ पे दूसरा देखेंगे शब्द रचना। क्या देखेंगे? शब्द रचना। और जब शब्द रचना की बात की जाएगी तो शब्द रचना में हम लोग 4 टॉपिकों का विशेष तौर पर अध्ययन करेंगे। इसमें आप लोगों को संधि, संधि के साथ में आपको समास, समास के साथ में आपको प्रत्यय, और प्रत्यय के साथ में क्या? उपसर्ग। ये 4 टॉपिक आपको देखने हैं। क्या क्या? संधि, समास, प्रत्यय एंड क्या? उपसर्ग। इन 4 बातों का जिक्र हम लोग कहाँ देखेंगे? तो शब्द रचना के अंतर्गत देखेंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है। यूँ मान के चलिएगा कि आपको संधि के 1 या 2 प्रश्न, समास के भी 1 या 2 प्रश्न, प्रत्यय उपसर्ग के भी 1 या 2 प्रश्न, और इनके भी 1-2 क्वेश्चंस, लगभग यहाँ पे 4 से 8 क्वेश्चंस तो आपको शब्द रचना के मिलेंगे। और शब्द वर्गीकरण में आप लोगों को, है ना, 8 से 10 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, एक शब्द में उत्तर हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, तत्सम शब्द हो गया, तद्भव शब्द हो गया, देशज हो गया, विदेशज हो गया। ये सारे भाग यहीं पर आपको पूछे जाते हैं। तो शब्द वाला जो टॉपिक होता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है आप लोगों के मध्य प्रदेश SI या फिर हम लोग कहेंगे जो वनडे एग्जाम से, उन सभी एग्जामों के लिए। आगे हम लोग थोड़ा बढ़ेंगे तो हम लोग पाएंगे यहाँ पे शब्द रचना के बाद में पदों के बारे में जिक्र करेंगे। शब्द के बाद में उल्लेख होता किसका? पद का। और पद भी शब्द का ही विकसित रूप होता है, और जब शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो पद बन जाता है। और पद के अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखते हैं? तो हम लोग देखते हैं कि संधि क्या होती है, संधि के साथ में समास के बारे में हम लोग यहाँ पर जिक्र करते हैं। सॉरी, पद में संधि समास नहीं देखेंगे, संज्ञा देखेंगे बेटा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और साथ में क्या? क्रिया विशेषण, और साथ में यहां पे हम लोग देखेंगे अव्यय। तो इन टॉपिकों का हम लोग जिक्र करेंगे पद के अंतर्गत। और पद के बाद में हम लोग देखेंगे क्या? पदबंध। क्या देखेंगे इसके बाद में? पदबंध देखेंगे। ठीक है, तो पद हो गया, पद के साथ में क्या हो गया? पदबंध हो गया। ये सारे टॉपिक आपके पद के साथ में पदबंध जुड़ा होता है। तो यहां से आप लोगों को 5 से 6 प्रश्न आपको अधिकतम देखने को मिल जाते हैं इस वाले सारे टॉपिक से। इसके साथ में हम लोग सहायक रूप में हम लोग देखते हैं क्या? लिंग, लिंग के साथ में वचन, वचन साथ में क्या? कारक, है ना। ये 3 टॉपिक हम लोग इसी के साथ में अलग से देखेंगे। यहां से भी आपको 2 प्रश्न या 3 प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पदबंध से भी 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको परीक्षा में जरूर आता है। पद, पदबंध और साथ में क्या? लिंग, वचन और क्या? कारक। इसके आगे हम लोग थोड़ा सा जाएंगे तो पद, पदबंध, फिर हम लोग देखेंगे क्या? वाक्य। क्या देखेंगे बच्चों? वाक्य देखेंगे। और वाक्यों के सारे भेद हम लोग देखेंगे कि सरल वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है, साथ में प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, विस्मयवाचक वाक्य क्या होता है, संकेतवाचक वाक्य क्या होता है। साथ में जितने भी प्रकार के वाक्य होते उन वाक्यों का जिक्र हम लोग यहीं पर देखेंगे। और वाक्यों से भी लगभग आप लोगों को 3 से 4 प्रकार के अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं मध्य प्रदेश SI के अंतर्गत। आगे हम लोग देखेंगे वाक्य हो जाएगा। और वाक्य के बाद में इसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे क्या? उपवाक्य। और उपवाक्यों से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चंस अधिकतम आपको देखने को मिलते हैं। उपवाक्य के आगे हम लोग जाते हैं तो हम लोग पाएंगे यहाँ पे
पदबंध हो गया, पद हो गया, वाक्य हो गया, उपवाक्य हो गया। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे वाच्य। क्या देखेंगे बच्चों? वाच्य देखेंगे। और वाच्य के साथ में हम लोग देखेंगे क्या? काल। ठीक है, वाच्य से भी आपको एक प्रश्न और काल से भी एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है। अब इसके आगे हम लोग जाते हैं तो हम लोगों ने वर्णमाला को समाप्त किया, इतिहास को समाप्त किया, शब्द को समाप्त किया, पद को समाप्त किया, पदबंध को समाप्त किया, वाक्य को समाप्त किया, उपवाक्य को समाप्त किया। अब इसके आगे हम लोग जाएंगे तो हम लोग और क्या क्या पार्ट देखने वाले। तो हम लोग इसके बाद में हिंदी के संदर्भ में जो विशेष बातें जैसे रस, छंद और क्या अलंकार है ना, ये 3 विशेष टॉपिक है अपने, जहां से आप लोगों को रस के 2, छंद के भी लगभग 2 क्वेश्चंस, अलंकार के 2 या 3 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। आगे हम लोग जाते हैं रस, छंद, अलंकार के बाद में, तो आप लोग पाओगे कि शब्द शक्ति। कौन सा टॉपिक पाओगे? शब्द शक्ति वाला टॉपिक। और शब्द शक्ति के आगे हम लोग जाएंगे तो फिर हम लोग काव्य के ओर जाएंगे। काव्य के भेद हम लोग देखेंगे। काव्य के भेद के बाद में हम लोग काव्य गुण देखेंगे। ठीक है, और साथ में और जो कुछ विशेष होगा वो सारी चीजें हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है ना, जैसे क्या हो गया अपने मुहावरे हो गए, लोकोक्तियाँ हो गई, कहावतें हो गई, साथ में कुछ पत्रिकाएं हो गई, ये सब अपने क्या होंगी? विशेष पार्ट के अंतर्गत आ जाएंगे। तो शब्द शक्ति से 1 क्वेश्चंस, काव्य भेद से 1 या 2 क्वेश्चंस, काव्य गुण से 1 या 2 क्वेश्चंस, और जो अन्य विशेष होगा जैसे आप लोगों का लोकोक्ति, मुहावरे हो गया, यहाँ से 4-5 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो आशा है आप लोगों को इतनी बातें क्लियर हुई होगी। तो हम लोग एक बार पुनः आपको मैं बता देता हूँ कि यदि हम लोग इनको जोड़ते हैं तो 6-7 क्वेश्चन, 7, 8, 9, 19 और 8 लगभग आपके कितने 27 क्वेश्चंस। 27 के बाद में हम लोग यहाँ पे 6 क्वेश्चंस देखते तो 33, 2 35, 37 के बाद में हम लोग यहाँ पे आगे की ओर जाएंगे। 37, 4 41, 2 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 और 5 कितने 61, लगभग 5-10 क्वेश्चन अपने क्या होते हैं? गद्यांश पद्यांश के पूछ लिए जाते हैं। ऐसे मिलाकर के आपको 70 नंबर का क्या बनता है बच्चों? हिंदी बनता है। तो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आप लोगों के मध्य प्रदेश एसआई के लिए, क्योंकि 200 नंबर में से 70 नंबर सीधे सीधे किसके आते? हिंदी के आते हैं। और जिसका हिंदी के ऊपर अच्छा कमांड है वो काफ़ी बेहतर क्या कर सकता है? परफॉर्मेंस कर सकता है किसी भी एग्जाम में। तो आइए आज के इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं हिंदी के इतिहास के साथ में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज भाषा। भाषा के संदर्भ में जिक्र करेंगे। पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि भाषा क्या है, फिर हम लोग हिंदी को शुरुआत करेंगे। भाषा क्या होती है और इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। यदि मैं जिक्र करता हूं किसी एक इंसान का तो मान ले जाए कि ये क्या है? एक व्यक्ति है और जो अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए क्या करता है? किसी माध्यम का सहारा लेता है। ठीक है, मान ले जाए कि ये कौन है? राम है। और ये राम क्या करता है? अपने दोस्त से बात करने के लिए किसी माध्यम का क्या लेता है? सहारा लेता है। अब ये बात करना चाहता है किसके साथ में? तो हम लोग कहते हैं कि ये भाई साहब बात करना चाहता है राम श्याम के साथ में। मान ले जाए कि ये कौन है? हमारे सम्मुख श्याम है। कौन है? श्याम है। यदि हम लोग इनका जिक्र करते हैं श्याम का, और राम श्याम के साथ में बात करना चाहता है। अब बात करना चाहेगा तो कैसे करेगा? जरा हम लोग ये देखते हैं। यदि हम लोग इनके जिक्र करते हैं तो राम
श्याम से बात करने के लिए या तो मौखिक माध्यम का प्रयोग करता है, किस माध्यम का, मौखिक माध्यम का प्रयोग करेगा, या फिर लिखित माध्यम का प्रयोग करेगा, और लिखित का नहीं करेगा तो संकेत का प्रयोग करेगा। ये 3 तरीके हैं कि अपनी बात को श्याम तक पहुंचा दे। क्या मौखिक, लिखित या फिर क्या सांकेतिक। ठीक है, ये 3 रूपों में क्या करेगा, अपने विचारों को श्याम तक क्या करेगा, पहुंचाएगा। यदि ये मौखिक रूप से अर्थात कानों से सक्षम है किसी बात को सुनने के लिए तो वो इसका क्या करेगा, जिक्र करेगा। और यदि ये लिखी हुई चीज़ों को देखने में सक्षम है तो लिखित माध्यम का प्रयोग करेगा। और यदि वो संकेत को समझने में सक्षम है तो सांकेतिक भाषा का क्या करेगा, प्रयोग करेगा। तो भाषा क्या होती है, जो मनुष्य होता है, हम क्या कहेंगे, जो मनुष्य होता है, मनुष्य जब क्या करता है, मनुष्य जब अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए जिन माध्यम का प्रयोग करता है, जिन माध्यम का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि मनुष्य जब अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए या प्रस्तुत करने के लिए जिन माध्यमों का प्रयोग करता है उसको क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। तो भाषा को प्रस्तुत करने के लिए प्राय माध्यम कितने होते हैं, तो हम लोग कहेंगे 3 प्रकार के माध्यम होते हैं। पहला मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा क्या, सांकेतिक। अब हम थोड़ा सा आगे की ओर जाएंगे तो पाएंगे कि जब मौखिक भाषा का प्रयोग करेगा तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ध्वनि, क्या देखेंगे बच्चों, ध्वनि क्या होती है। तो हम लोग कहेंगे कि जो मौखिक भाषा के आरंभिक इकाई जो होती है, कौन सी इकाई होती है, आरंभिक जो इकाई होती है वो क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। और यदि लिखित भाषा का प्रयोग करेगा तो वो प्रयोग करेगा किसका, वर्ण का। जैसे हमारे हिंदी की वर्णमाला है और हिंदी की वर्णमाला में हम लोग 52 वर्णों का क्या करते हैं, जिक्र करते हैं। तो वर्ण क्या होते हैं, वर्ण होते हैं लिखित भाषा की क्या, आरंभिक इकाई। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ण किसको कहते हैं तो आप क्या कहोगे, हम कहेंगे लिखित भाषा की आरंभिक इकाई वर्ण कहलाती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तृतीय हम लोग बात करेंगे सांकेतिक भाषा के संदर्भ में। यदि सांकेतिक भाषा के संदर्भ में जिक्र किया जाएगा तो आप लोग ट्रैफिक पुलिस को देखते होंगे, यातायात पुलिस को देखते होंगे। यातायात जो प्रबंधन करता होता है वो कहीं ना कहीं सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। तो आप लोगों ने रेड सिग्नल देखा होगा, ग्रीन सिग्नल देखा होगा। ये रेड सिग्नल बताता है खतरे के बारे में बताता है, ग्रीन सिग्नल आप लोगों को अन्य प्रकार का संकेत प्रेषित करता है, येलो सिग्नल अलग प्रकार का संकेत प्रेषित करता है। तो आप लोगों ने जैसे वाइट सिग्नल, वाइट कलर भी देखा होगा। वाइट कलर शांति का प्रतीक होता है, साथ में रेड कलर खतरे का प्रतीक होता है, येलो कलर क्या होता है, संक्रमण का प्रतीक होता है। तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय रूप पे जाएंगे तो इसके जो फ्लैग होते हैं, झंडे होते हैं, उनका जो कलर होता है वो कलर अलग अलग प्रकार की वातावरणीय दुविधा, सुविधा आदि के बारे में आपको क्या करते, संकेत करते। आप लोग कभी ट्रांसफार्मर के पास गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक नर कंकाल का जो चित्र होता है वो अंकित किया जाता है और वो कहता है कि अगर आप लोग ट्रांसफार्मर के साथ में कुछ छेड़खानी करोगे या इसके कांटेक्ट में आओगे तो आप भी इस नरकंकाल की भांति बन जाओगे। अतः सांकेतिक भाषा क्या होती है, उस संकेत को समझने वाला सामने वाला कितनी बौद्धिकता होना चाहिए तब वो संकेत को समझ पाएगा।
अगर मान ले जाए कि एक व्यक्ति है जो वन में रहता है और उसको नहीं पता कि रेड सिग्नल का अर्थ क्या होता है, पहली बार वो क्या करता है, किसी बड़े शहर में आता है। वो बड़े शहर में आता है और मान ले जाए कि उसको बाइक चलाना आती है, सीख गया है। वो पहली बार क्या करता है, वो किसी भी चौराहे पर जाता है तो पाता कि रेड सिग्नल चल रहा है, लेकिन उसको नहीं पता कि रेड सिग्नल का अर्थ क्या होगा, रुकना होगा। तो वो नहीं रुकेगा, वो चला जाएगा। अर्थात सांकेतिक भाषा में ज़रूरी ये होता है कि जो सामने वाला है क्या उसकी बौद्धिकता इस लेवल की है कि वो आपके संकेत का अर्थ समझ पा रहा है। नहीं समझ पा रहा तो आपको समझाना पड़ेगा, फिर बाद में आपको इशारा करना पड़ेगा, तब जाके उस संकेत का अर्थ वो समझ पाएगा। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे भाषा के 3 रूप देखे, है ना। भाषा के जो माध्यम के कितने रूप देखे, 3। क्या क्या? लिखित, मौखिक और एक क्या, सांकेतिक। यदि हम लोग भाषा के उत्पत्ति के संदर्भ में बात करते, रूप के संदर्भ में बात करते, तो हम लोग कहते कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य में चिंतन होता है। मनुष्य उस चिंतन के संदर्भ में क्या करता है, कोई भी विचार जब आते हैं उसमें स्मरण होता है, चिंतन होता है, मनन होता है। तत्पश्चात व्यक्ति क्या करता है, अपने मुख का, अपनी लेखनी का, अपने संकेतों का प्रयोग करता है और उसको क्या करता है, बाहरी रूप में व्यक्त करता है। तो हम लोग कहेंगे कि जो सबसे पहले मनुष्य क्या करेगा, किसी वस्तु को देखेगा, देखने के बाद में या किसी भी शब्द को सुनेगा, सुनने के बाद में उसका जो मस्तिष्क होता है उसके संदर्भ में क्रियाशील होगा, कल्पनाशील होगा, चिंतनशील होगा, चिंतन आएगा। चिंतन से विचारों की उत्पत्ति होगी, विचारों की उत्पत्ति होगी तो उसकी अभिव्यक्ति होगी, और अभिव्यक्ति किसके माध्यम से होगी, तो भाषा के माध्यम से होगी, मुख्य के माध्यम से होगी या लेखनी के माध्यम से होगी। तो आपको ये दोनों रूप समझ में आ गए होंगे। जब हम लोग उसको व्यक्त कर देंगे तो वो बाह्य रूप होगा, जब सिर्फ चिंतन चलता रहेगा दिमाग के अंदर तो आंतरिक रूप होगा। तो भाषा के यहाँ पे 2 रूप हम लोग प्राय हम लोग देखते हैं, एक आंतरिक रूप और एक क्या, बाह्य रूप। जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है ये बाह्य रूप है। आप लोग इसको देख करके दिमाग के अंदर जो विचार चल रहे वह भाषा का आंतरिक रूप है। आशा आप लोगों को भाषा के दोनों रूप भी क्लियर हो गए होंगे, आंतरिक और एक क्या आपका, बाह्य रूप। जब मस्तिष्क में चलेगा तो क्या होगा, आंतरिक होगा, और जब ये क्या होगा, बाह्य प्रकाशन हो जाएगा। बाह्य प्रकाशन जब हो जाएगा तो उसको हम लोग बाह्य रूप कहेंगे। तो प्राय हम लोग 2 रूपों का हम लोग जिक्र करते हैं, आंतरिक और एक क्या, बाह्य। मुझे यकीन है कि यहाँ तक आपको प्रॉपर चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। आप लोग आहिस्ता आहिस्ता एक एक पार्ट को, है ना, छोटे छोटे खंडों में पढ़ करके देखना और इनके प्रॉपर नोट्स बनाना, है ना। मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर इस प्रकार से आप लोग करोगे तो 100% आप लोगों को परिणाम प्राप्त होगा। क्योंकि हम लोग परिणाम के लिए ज़्यादा कार्य नहीं करेंगे बेटा, हम लोग काम करेंगे लर्निंग के लिए। अगर आप लोग लर्निंग अच्छा होगा, अधिगम अच्छा होगा, आप सीख जाओगे तो खुद ब खुद आप लोग परिणामशील बन जाओगे। तो पहला जो शिक्षा का मोटिव होता है, एजुकेशन का मोटिव होता है, वो होता है सीखना। तो मैं आप लोगों को सिखाने के लिए आया हूँ, ठीक है। आप लोग मेरे साथ में जुड़ करके इन चीज़ों को व्यवस्थित रूप में आप लोग अपनी जो भी कॉपी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो उसमें प्रॉपर वे में आप लोग लिखिएगा, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, काफ़ी मज़ेदार रहेगा। और क्यों नहीं रहे, हमारे भारत की राष्ट्रभाषा है, हमारे भारत की राजभाषा है, हमारी मातृभाषा है, ओके। और हमारे कण कण और हमारे रोम रोम में बसने वाली भाषा है जिसका नाम क्या है, हिंदी। तो आइए थोड़ा सा हम लोग और आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि हम लोग वैश्विक दृष्टिपटल पर जाते हैं तो विश्व की हम लोग बात करेंगे तो विश्व में लगभग 2796 भाषाओं का जिक्र किया जाता है ना। 2796 भाषाएं हैं जो संसार के अंदर क्या होती है, बोली जाती हैं। कहाँ बोली जाती है, संसार में बोली जाती हैं। तो आपको प्रश्न आता है संसार में कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, और ये बात मैंने नहीं कही है, ये बात जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने कहा है। ठीक है,
इनके अनुसार विश्व में लगभग 2796 भाषाएं। सेकंड हम लोग जिक्र करते हैं भारत में, इनके अकॉर्डिंग भारत में 544 बोलियां हैं। कितनी बोलियां? 544 बोलियां। और भारत में 179 क्या है? भाषा है। और यदि हम लोग भारतीय संविधान की बात करते हैं भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो 343 है एक, ठीक है, इसमें राजभाषा का जिक्र है। राजभाषा के संबंध में प्रावधान आर्टिकल 343 में और राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, साथ में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे भारतीय संविधान का जो भाग है, भाग 17 में आर्टिकल 343 से लेके तो 351 तक भाषाओं के संदर्भ में क्या है? उल्लेख है। ठीक है ना, भाषाओं के संदर्भ में, या फिर कहेंगे हम लोग भाषा के संदर्भ में क्या है? उल्लेख है। आर्टिकल 343 से लेके तो कहाँ तक? तो 351 तक। इसके अलावा 120 और 210, आर्टिकल नंबर 120 और आर्टिकल नंबर क्या? 210। इसमें भी पृथक भाषा संबंधी प्रावधान आपको मिलेंगे। ये क्या मिलेंगे हम लोग आगे की ओर, है ना, विधिवत रूप से देखेंगे। इसके अलावा 8वीं अनुसूची का आप लोग जिक्र देखोगे। 8वीं जो अनुसूची है, 8वीं अनुसूची की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे 22 भाषाओं का जिक्र है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का जिक्र आपको देखने को मिलेगा। इतनी बातें आप लोगों को मोस्टली याद रखना है। साथ में यदि विश्व के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे तो सबसे बड़ी भाषा, यदि हम लोग सबसे बड़ी भाषा की बात करते तो सबसे बड़ी जो भाषा है मंडारिन भाषा है। और मंडारिन भाषा कहाँ की है? तो हम लोग कहेंगे ये मंडारिन जो भाषा है यहाँ चीन में बोली जाती है, चाइना में। कहाँ बोली जाती है? चाइना के लोग प्रायः मंडारिन भाषा का प्रयोग करते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी भाषा है। और यदि भारत की सबसे बड़ी भाषा की बात करते तो भारत की सबसे बड़ी भाषा हिंदी भाषा है। भारत में सबसे बड़ी भाषा यदि हम लोग जिक्र करेंगे, ये हमारा इंडिया है। और इस इंडिया में हम लोग अगर भाषाओं का जिक्र करते हैं तो आप लोगों को उत्तर जो भारत है इसमें लगभग आपको 9 से 10 राज्य ऐसे जो हिंदी भाषी बहुल राज्य हैं, जिसमें प्राय मध्य प्रदेश, राजस्थान हो गया आपका, और साथ में छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, और साथ में छत्तीसगढ़ हो गया, है ना, और साथ में बिहार हो गया, पूर्वोत्तर के कुछ और क्षेत्र है अपने, है ना, साथ में गुजरात का भी कुछ क्षेत्र है ना। गुजरात में वैसे गुजराती को पहले प्रावधान दिया गया, नीचे महाराष्ट्र में महाराष्ट्री को दिया गया। तो ये वाले जो क्षेत्र उत्तर भारत की ओर 9 से 10 राज्य ऐसे जहाँ पे हिंदी को प्रथम भाषा का दर्जा दिया गया। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भारत में प्रथम जो स्थान है वो किसका है? तो हम लोग कहेंगे बोलने की दृष्टि से हिंदी का है। यदि हम लोग द्वितीय भाषा का जिक्र करते हैं तो द्वितीय नंबर पे आता है, यहाँ पर बोली जाने वाली एक भाषा है जिसका नाम क्या है? बांग्ला। क्या नाम है? बांग्ला। सेकंड नंबर किसका आता है? तो बांग्ला का आता है। और तृतीय नंबर पे हम लोग कहेंगे तो मराठी। क्या है? मराठी। और चौथे नंबर पे
जो तमिलनाडु में तमिली या तेलुगु, तमिल, है ना, इन भाषाओं का जिक्र आपको मिलता है। तो भारत की सबसे बड़ी भाषा आपको याद रखना है हिंदी भाषा है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी भाषा बांग्ला भाषा है और भारत की तीसरी सबसे बड़ी भाषा मराठी है। 3 नंबर तक आपको चीज़ें याद रखना है। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे हम लोग जाएंगे तो भाषा के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती, कैसे होती, एक एक पॉइंट को हम लोग जिक्र करते हैं। यदि पूरे विश्व में हम लोग नहीं जाना चाहेंगे, हम सीधे कहाँ पे आते हैं, हिंदुस्तान में आते हैं। हिंदुस्तान में आएंगे अर्थात भारत में आएंगे। ये भारत था हमारा और ये भारत का उदय कोई आज से नहीं हुआ है। जब से ईसा मसीह का जन्म हुआ है उसके भी कई वर्ष पहले से भारत में एक परंपरा थी जिसको हम लोग वैदिक सभ्यता के रूप में हम लोग जानते थे। ये था चाइना और यहाँ पे पड़ता है नेपाल। क्या पड़ता है? नेपाल। और यहाँ पे पड़ता है क्या? मंगोलिया। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं पाकिस्तान। और ये वाला जो क्षेत्र हम लोग और ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर पड़ेगा आपका अफगानिस्तान। ठीक है, ये वाला क्षेत्र क्या है? चाइना है। ये श्रीलंका है। यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और साथ में इधर जाएंगे हम लोग तो यहाँ पे आपको म्यांमार, जिसको तात्कालिक बर्मा कहा जाता था, ये सब म्यांमार हो गया, भारत का हिस्सा था। श्रीलंका भारत का हिस्सा था। पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था। नेपाल भारत का हिस्सा था। और तिब्बत वाला जो चाइना ने आधिपत्य कर लिया है वो तिब्बत भी भारत का ही हिस्सा था। ऐसे ये अखंड भारत एक ज़माने में हुआ करता था। तो हमारी परंपरा कोई आज की परंपरा नहीं थी। हमारी परंपरा वैदिक सभ्यता के संदर्भ में हम लोग सभी जानते हैं। तब से हम लोगों को ज्ञात रूप से जानकारियाँ है। उसके पहले भी सभ्यता थी जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते। तब से हमारा कहीं ना कहीं उत्थान हुआ था। तब से कहीं ना कहीं हमारा विकास हुआ था। तब से भाषा का जिक्र आपको देखने को मिलता है। वैसे जो आपको ज्ञात साक्ष्य हैं वो आपको वैदिक सभ्यता से देखने को मिलते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो कहा जाता कि सबसे पहले भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता का जिक्र आप लोग 2200 ईसा पूर्व में आप लोग देख लोगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता आई और वैदिक सभ्यता के बाद में भारत में प्रायः महाजनपद काल आया। और महाजनपद काल के बाद में भारत में साम्राज्य व्यवस्था आरंभ हुई थी और मगध साम्राज्य आया था। मगध साम्राज्य में आप लोग अलग अलग राजाओं का जिक्र देखोगे। ब्रह्मदत्त का देखोगे, है ना, घनानंद का देखोगे। और साथ में आप लोग जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश को देखोगे। तो मगध साम्राज्य काफ़ी लॉन्ग समय तक चलता है, काफ़ी लंबे समय तक चलता है। फिर बाद में आप लोग गुप्त डायनेस्टी को देखते हो, गुप्त साम्राज्य को देखोगे। फिर वर्धन वंश को देखोगे। ठीक है, ये कुछ वंश थे। हम लोग इनका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाषा का जिक्र भी इन्हीं के साथ में चलता है। फिर आप लोग देखोगे कि भारत का पतन आरंभ होता है और भारत के ऊपर अरबों का आक्रमण आरंभ होता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में भारत में जब छोटे छोटे खंडों के रूप में लोग विभक्त होने लगते हैं तो भारत में विदेशी हुकूमत का दौर आरंभ हो जाता है। भारत में अरबों का आक्रमण आरंभ हो जाता है। अरबों का आक्रमण आरंभ हो जाता है और ये आरंभ होता है 712 ईस्वी में। इसके साथ में भारत की जो
भाषा से लिए इसमें आपको बदलाव देखने को मिलता है। फिर समय समय पर अपने यहाँ पर अफगानों का आक्रमण होता है, फिर हमारे यहाँ पे तुर्कों का आक्रमण होता है। ये लोग बारी बारी से आक्रमण करते और सत्ता के ऊपर क्या करते, कब्जा करते हैं। भारतीय जनमानस को कहीं ना कहीं ठेस पहुँचाते हैं और भारतीय जो जनमानस था, भारतीय परंपरा थी, उसमें कहीं ना कहीं आपको बदलाव देखने को मिलता है। तो साहित्यों की लेखनी में बदलाव देखने को मिलता है क्योंकि किसी भी भाषा की बात करते, भाषा का जो वैभव होता है उसका साहित्य होता है, और साहित्य के साथ में हम लोग क्या करते हैं, साहित्यिक काल को पढ़ते और भाषा का हम लोग जिक्र करते हैं। तो इस प्रकार से विदेशी ताकतों का भारत में आक्रमण होता है, आगमन होता है। फिर हम लोग मध्यकाल में भारत की व्यवस्था के ऊपर मुगलों का पूर्ण रूप से आधिपत्य हो जाता है। परिणाम स्वरूप भारत में आप लोग जो भक्ति काल है, रीति काल है, ऐसे दो प्रमुख कालों को आप लोग देखते हो। फिर भारत में जब आधुनिक काल आरंभ होता है तो भारत में दक्षिणी लोग या हम लोग कहेंगे पश्चिमी लोग क्या करते हैं, समुद्री मार्ग से भारत में आते हैं, व्यापार करने के लिए आते हैं और व्यापारी बन के आते हैं और भारत की दशा, दिशा, सीरत, सूरत आदि को बदल डालते हैं, जिसका प्रभाव भारत की भाषा जगत पर भी देखने को मिलता है, शिक्षा पद्धति पे देखने को मिलता है, भाषा अभिव्यक्ति पे देखने को मिलता है, भारतीय साहित्यों पर देखने को मिलता है। इन्हीं के साथ में हम लोग भारतीय भाषा का क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि इसको प्रायः 3 भागों में हम लोग देखते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भागों में इसलिए देखते हैं क्योंकि वैदिक सभ्यता जब आरंभ होती है सिंधु घाटी के पतन के बाद में, तो वैदिक सभ्यता जब आरंभ होती है तो भारत में आर्य सभ्यता आरंभ होती है। क्या होती है? आर्य सभ्यता आरंभ होती है, आर्यों का काल आरंभ होता है और आर्य काल आरंभ होता है तो आरंभिक भाषा को हम लोग क्या कहते हैं, आर्य भाषा कहते हैं। और आर्य भाषा का फिर क्या होता है, विकास होता है, और विकास होता है जो वर्तमान तक चल रहा है, अर्थात हम लोग कहीं ना कहीं है ना इसी के साथ में जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। अतः भारत की जितनी भाषा है उन भाषा को हम लोग क्या कहेंगे, आर्य भाषा के रूप में हम लोग जानेंगे। भारत हम लोग देखते हैं, ये जो इंडिया है, इस इंडिया में आप लोग जब महाजनपद काल को देखते हो तो महाजनपद काल में आप लोग देखोगे कि 16 महाजनपद थे, उनमें से दक्षिण में 1 महाजनपद थे, बाकी सारी महाजनपदें कहाँ थी, उत्तर में थी। उत्तर वालों को हम लोग क्या कहते हैं, इनको कहते हैं क्या, आर्यवर्ता। क्या कहते हैं, आर्य। और दक्षिण वाले लोगों को कहते हैं द्रविड़। क्या कहते हैं, द्रविड़ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक अस्मक महाजनपद हुआ करती थी, बाकी 15 महाजनपद आपके उत्तर भारत में हुआ करती थी। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे, आर्य भाषा काल से शुरुआत करेंगे। ये पहला हमारा क्या होगा, आरंभिक काल होगा, आर्य भाषा काल। यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी और इसको हम लोग क्रमानुसार एक के बाद एक पढ़ेंगे। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को इतना पार्ट समझ में आया होगा। सबसे पहले हम लोग जिक्र कर लेते हैं आर्य भाषा के संदर्भ में। आर्य भाषा की जो शुरुआत होती है वो संस्कृत के साथ में हो जाती है। सबसे पहले भारत में संस्कृत भाषा आती है जिसमें वेदों को लिखा जाता है। वेदों को लिखा जाता है और वेदों को लिखने के बाद में इसका वाचन आरंभ होता है, जो काफ़ी समय तक वाचन चलता है। लोग जब इसको समझने लगते हैं तो ये भाषा आम लोगों के बीच में व्याप्त हो जाती है, अर्थात वैदिक संस्कृत से आरंभ होता है और ये इसका अगला जो खंड होता है वो लौकिक संस्कृत आपको देखने को मिलता है। लौकिक संस्कृत से उपजी हुई एक नई भाषा थी जिसको हम लोग पाली भाषा कहते हैं। पाली के बाद में आपको प्राकृत देखने को मिलती है और प्राकृत के बाद में आपको अपभ्रंश देखने को मिलती है। और अपभ्रंश और प्राचीन हिंदी के बीच में एक खंड था 900 से 1100 ईस्वी के मध्य में, जिसको अवहट्ट काल कहा जाता है। वैसे 1000 ईस्वी के बाद में प्राचीन हिंदी का विकास आरंभ हो जाता है और प्राचीन हिंदी का जब शुरुआत होता है, जो प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और 1850 के बाद में आधुनिक हिंदी की शुरुआत हो जाती है। तो हम लोग इसको 3 पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो
वो हम लोग देखेंगे आगामी सेशन में। मुझे पूरा यकीन है कि आज का इतना जो पार्ट मैंने आपको पढ़ाया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा। तो इसको आप लोग पूरा एक नोट डाउन कीजिएगा और कल के सेशन का आप लोग लाभ लीजिएगा। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।